सभी भैयाओं का भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग आज अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। अनंत तो आपको पता है, अनंत वही जिसका ऐसी दूरी जिसका कोई अंत न हो। तो अनंत पर कोई वस्तु है तो अनंत से तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पहली किरण आएगी फोकस से निकल जाएगी, दूसरी किरण आएगी परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलेगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, बिल्कुल अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु सी से परे अर्थात अनंत और वक्रता केंद्र। सी का मतलब क्या है? सी मतलब वक्रता केंद्र, एम मतलब फोकस दूरी। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हो तो फिर प्रतिबिंब, तो इस स्थिति में पहली किरण आएगी परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलेगी, दूसरी किरण आएगी फोकस से निकलेगी और परावर्तन के पश्चात मिलेगी। तो ए बी का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना और ये प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। छोटा है वस्तु से और वास्तविक उल्टा है। छोटा है और वास्तविक उल्टा है। छोटा है और वस्तु से क्या है? वास्तविक और उल्टा है। तीसरी कंडीशन की बात करें तो जब सी पर, सी का मतलब वक्रता केंद्र पर है, ऐसी स्थिति जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो, तो जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र बनेगा। समान साइज का होगा, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होगा, बस वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी। अगली कंडीशन पर हम लोग बात करते हैं। चौथी जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। सी और एफ के बीच का मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। इस स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी, यानी ए बी यहाँ पर है, इस स्थिति में पहली किरण जाएगी परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल कर आएगी, दूसरी किरण जाएगी फोकस से निकलने के बाद परावर्तित होकर के बी डैश पर मिलेगी। ए डैश और बी डैश क्या हो गया? वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। वस्तु से कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तीसरी स्थिति है जब वस्तु कहाँ हो? एफ पर हो। जब वस्तु एफ पर हो, मुख्य फोकस पर हो, इस स्थिति में जब है प्रतिबिंब जो है पहली किरण जाएगी परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाएगी, दूसरी किरण जाएगी परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाएगी। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनेगा। तीसरी स्थिति है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के पीछे, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बने। ये आपके अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियां हैं हम लोगों ने उनकी बात करी। अगर हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो अवतल दर्पण कहाँ उपयोग होता है? टार्चों में प्रयोग होता है। टार्च में आपने देखा होगा इस टाइप का होता है, अवतल जिसका तल दबा हुआ अर्थात बीच का तल दबा होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? कांच टार्च में होता है। वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किया जाता है, ताकि वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। जो दांत का डॉक्टर होता है, दंत विशेषज्ञ, वो अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब, जैसे मरीजों की दांतों में कोई समस्या है, कैविटी है, कोई दिक्कत है, तो वो जब वो अवतल दर्पण से देखेगा तो फिर उसको बड़ा दिखाई पड़ेगा और वो उसको समझ सकता है। इसके अलावा चेहरे का बड़ा साइज देखने के लिए कई बार जो शेविंग वगैरह करते हैं, जो नाई वगैरह होते हैं, वो भी दर्पणों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हम लोगों ने अवतल दर्पण से जो 6 स्थितियाँ प्रतिबिंब की बनती हैं उनको पढ़ लिया, उसके उपयोग को पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे
उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति, निश्चित और आपेक्षिक आकार की। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब, तो देखो उत्तल दर्पण में दो स्थितियां बनती हैं। पहला, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, बहुत छोटा बिल्कुल बिंदु के आकार का, आभासी और सीधा बनता है। अवतल दर्पण में पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, देखो यहाँ पर भी ये बन रहा है, तो फोकस पर दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा होता है और आभासी और सीधा बनता है। दूसरा है अनंत, जब दर्पण और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु जब है अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में है, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है, ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है, आभासी और सीधा होता है। कहाँ बनेगा भाई, ये पोल है, ध्रुव है यानी ये फोकस है, इसके बीच में बनता है, बहुत छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो इस अवतल दर्पण में सिर्फ दो ही स्थितियाँ हुई। तीसरा, अब हम लोग उत्तल दर्पण में दो स्थितियाँ, अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उत्तल दर्पण के अगर हम उपयोग की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई कार या कोई बस या कोई जीप या कोई ट्रक या मोटरसाइकिल में भी एक दर्पण लगा होता है, क्या होता है, उसमें पीछे आ रही गाड़ी को हम देख सकते हैं, तो उसमें जो है हम लोगों ने देखा है कि गाड़ियों में, बसों में, ट्रकों में, मोटरसाइकिल में क्या होता है, पीछे मतलब के वाहनों को देखने के लिए एक साइड मिरर लगा होता है। तो वो क्या होता है, वो उत्तल दर्पण ही होता है, जिससे पीछे आ रही जो वाहन है वो बड़ा वाहन छोटा दिखाई पड़े और हम उसको देख सके कौन सा वाहन आ रहा है, उसके हिसाब से ड्राइवर को मदद होती है और किसी भी बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। दुकानों में भी उपयोग होता है ताकि वहाँ पर चीज़ों को हम देख सकें, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हम लोगों ने अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ, उसका उपयोग, उत्तल दर्पण की जो 2 स्थितियाँ बनती उनको और उनके उपयोग को पढ़ा। धन्यवाद।